हेलो, नमस्ते मेरे बच्चों। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आज असामान्य आणविक द्रव्यमान की। बच्चों पिछले वाले वीडियो में हमने अणु संख्या गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। आज का जो हमारा लास्ट वीडियो है विलियन पार्ट के लिए, वो आधारित है किस पर? असामान्य आणविक द्रव्यमान। बच्चों असामान्य आणविक द्रव्यमान की हम लोग आज बात करने वाले हैं। बच्चों जो हम लोगों ने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे उसकी जो मुख्य उपयोगिता है वो ये है कि जो विलेय पदार्थ आप किसी विलायक में मिला रहे हो तो उस विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है या उसका जो अणुभार है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज लेते हैं? अणु संख्या गुणधर्मों का यूज लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, हमने इन सबको पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो इस पर आधारित है। तो हम ये कह रहे हैं कि अणु संख्या गुणधर्म का जो यूटिलिटी है, जो इसका उपयोग है वो किस पर है? जो आप विलेय मिला रहे हो उस विलेय के अणुभार को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन जो अणुभार निकाला जा रहा है विलेय का वो हमें तभी सही मिल सकता है जब, अब इसमें कंडीशन लग जाती है हमारे पास में। तो पहली बात आप लोग लिख लेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा जो विलेय का अणुभार निकाल रहे हो वो हमें कब सही प्राप्त होगा। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? जब आपका विलयन तनु हो। आप ध्यान रखना विलयन कैसा हो? आपका तनु हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आपका जो विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। इसका मतलब ये हुआ राउल्ट का नियम तो वही पालन करता है ना जो कि आदर्श विलयन है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, तो राउल्ट के नियम की पालना करता हो। और दूसरी आपने कहा यहाँ पर कि विलयन कैसा हो? आपका तनु हो। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? जो विलेय आप विलायक में मिला रहे हैं न तो उसका विलायक में वियोजन हो और ना ही उसका जो है संगुणन हो या संयोजन हो। यानी बात वही हो गई, आदर्श विलयन में यही कंडीशन होती है कि जो विलेय मिलाया जाता है वो विलायक में न तो टूटता है न वो संयोजित होता है, तभी तो आदर्श विलयन बनता है ना हमारा। तो ये 3 कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि अणुसंख्या गुणधर्म के द्वारा विलेय का अणुभार हमें तभी सही प्राप्त होगा जब नंबर 1 विलयन हमारा तनु हो, दूसरा राउल्ट के नियम की पालना करता हो और तीसरा जो विलेय मिलाया जा रहा है वो अपने विलायक के अंदर न तो वियोजित हो रहा हो और न ही वो संगुणित हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। अब जो बात हमारे पास आ जाती है, यदि आपने जो विलेय मिलाया विलायक में, अगर मिलाने के बाद वो अगर वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अणुसंख्यक जो भी गुणधर्म हैं वो हमारे अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो विलेय है ना, अणुभार किसका? जो विलेय है उसके अणुभार के क्या होते हैं? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 क्या ले रहे हैं हम लोग कि जो आपका विलेय है उस विलेय का क्या हो जाए? आयनन हो जाए। यदि विलेय का क्या हो जाए? आयनन। यदि विलेय का आयनन, आयनन को बच्चों वियोजन भी बोला जाता है तो इसको वियोजन भी कह सकते हैं। तो आयनन या वियोजन हो तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने NaCl लिया, ठीक है, तो NaCl का जब आयनन होगा तो ये कितने कणों में बदल जाएगा? Na+ और Cl-, यानी कितने कण मिले हमें यहाँ पर? 2 कण मिले। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता और इसका आयनन होता तो 1 हमें मिलता कैल्शियम आयन और 2 हमें मिल जाते क्लोराइड आयन। तो बताओ कितने कण मिले मुझे यहाँ पर? 3 कण मिले। कण तो हमने एक ही लिया था लेकिन पहले वाले केस में एक कण कितने में टूट गया? 2 कणों में टूट गया। और दूसरे वाले केस में एक कण जो है वो कितने कणों में टूट गया? 3 कणों में टूट गया। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर ये ले लेता कि Na4FeCN6, ठीक है, मान लीजिए मैं ये कण ले लेता और इसका मैं आयनन करवाता तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाते हैं? 4 तो मिल जाते हैं आपको Na+ आयन और 1 मिल जाता आपको FeCN6 और -4 आयन। तो यहाँ पर कितने कण मिल रहे हैं मुझे? यहाँ पे 5 कण मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 कण मिल गए, यहाँ 3 कण मिल गए, यहाँ पर हमें कितने कण मिल गए? 5 कण मिल गए। हो सकता है कि 4 कण मिल जाते हैं। मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका आयनन कराएं तो हमें 1 तो मिल जाएगा एल्यूमिनियम आयन और 3 हमें क्या मिल जाएंगे? क्लोराइड आयन। तो यहाँ कणों की संख्या कितनी हो गई? 3 और 1 4, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ पे 2। चूँकि हमने कहा कि हमारा जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो अणुभार के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो एक कण से हमें 2 कण मिले तो इसका जो अणुसंख्या गुणधर्म है इसका
ठीक है। तो इसका अणुसंख्यक गुणधर्म जो होगा, अणुसंख्यक जो गुण है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कण मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। यही चीज़ यहाँ पर कितने हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर 1/5 हो जाएगी, और यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये हमारा पहला केस हो गया। केस नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं। केस 2 में हम यदि विलेय जो है उसका क्या हो जाए संगुणन हो, यदि विलेय का क्या हो जाए संगुणन हो जाए, ठीक है। संगुणन मतलब मिलना, ठीक है। संगुणन को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, इसको संयोजन भी कहा जाता है। तो उसका क्या हो रहा है यहाँ पे संयोजन हो तो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, और इसके अलावा हम लोग बेंजोइक अम्ल को भी ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया OH, ये एक एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। और दूसरा एसिटिक एसिड भी हम लोग ले लिया, तो ये हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया हमारे पास OH। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 कण मिलकर के कितने कण बना रहे हैं यहाँ पर, एक कण बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अणुभार होगा वो क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। इसका जो अणुभार है वो क्या हो जाएगा दुगना। एक एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 60 होता है। आप निकाल लेंगे अणुभार को, इसका कितना होता है 60 होता है, इसका कितना होता है 60 होता है। तो 60 + 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 120। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया 120, डबल हो गया ना, दुगना हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब संगुणन हो जाएगा तो ज़्यादातर हम लोग यही एग्जाम्पल के लोग यहाँ बात करते हैं। तो ये तीनों तरह के जो एग्जाम्पल हैं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इनका द्विगुणन हो जाता है और इनका अणुभार इस वजह से क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर हमारा विलेय पदार्थ विलायक में जाकर के छोटे छोटे कणों में बदलता है तो उसका अणुभार कितने कणों में बदला उसके अनुसार वो या तो 1/2 हो जाएगा, या 1/3 हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से लेकिन 2 कणों में मिलकर के एक पूरा बड़ा कण बना रहे हैं, उस वक्त उसका जो अणुभार है 2 कणों से मिलकर के एक बना तो उसका अणुभार कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। 3 कणों से मिलकर के अगर एक यौगिक बन रहा होता या एक मिक्सचर बन रहा होता तो उसका अणुभार कितना हो जाता तिगुना हो जाता। तो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से जो हमारा विलेय है उसके अणुभार में क्या आ गया, देखो यह अणुभार कम होके आ रहा है और यह अणुभार ज़्यादा होके आ रहा है। तो जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है और यदि विलेय कण उसमें वियोजित हो जाते हैं तो उसके अणुभार में कमी आ जाती है, और अगर विलेय को विलायक में मिलाया जाता है और उसका संगुणन हो जाता है तो उसके अणुभार में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है अणुभार में वृद्धि का या कमी का, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने समझाया था और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था वॉन टू हॉफ, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोगों ने ये चीज़ उतार ली होगी, तो मैं आगे जो लाइन बोल रहा हूँ उसको आप लोग उतार लेंगे कि असामान्य अणुभार को समझाने के लिए वॉन टू हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक को यहाँ पर प्रतिपादित किया, और उस गुणांक को यहाँ पर कहा गया या उसको किससे लिखा जाता है आई से लिखा जाता है, और इस आई को ही कहा जाता है वॉन टू हॉफ गुणांक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हेडिंग डालेंगे वॉन टू हॉफ गुणांक। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जा रहा है तो उसके अणुभार में वियोजन होने की वजह से तो क्या आती है कमी आती है, और संगुणन होने की वजह से क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो इस परिवर्तन को ही क्या कहा गया है असामान्य अणुभार कहा गया है। और असामान्य अणुभार की जो कैलकुलेशन है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है वॉन टू हॉफ गुणांक के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको हम कैसे परिभाषित करें, अगर हमें वॉन टू हॉफ गुणांक निकालना है आई, तो आई बराबर क्या होगा कि जो भी आपके पास में अणुसंख्यक गुणधर्म है उसमें क्या करोगे आप आई बराबर कैसे निकालोगे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो भी है, ठीक है, बटे जो आपका सैद्धांतिक है वो आपको मान यहाँ पे लेना पड़ेगा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। इस फॉर्मूला को यूज लेके हम लोग किसको कैलकुलेट कर लेंगे आई को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे सैद्धांतिक और प्रेक्षित का मतलब क्या है, मान लीजिए पानी का वाष्प दाब जो है वो 2 atm है मान लेते हैं, जब आप इसमें विलेय मिलाओगे तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी कमी, तो 2 atm से कम होकर मान लीजिए कि 1.7 हो गया। तो आपका एक्चुअल जो था सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण जो वाष्प दाब था वो कितना था 2, और जो आपका बाद में आया वो प्रेक्षित है, कैलकुलेट जो आपने किया वो क्या हो गया प्रेक्षित हो गया, वो कितना है 1.7। तो 1.7 डिवाइडेड बाई 2 जो भी वैल्यू आएगी वो किसको बताएगी वॉन टू हॉफ गुणांक को बता देगी, ठीक है। अब आई को मैं कैसे निकालूँ, आई इक्वल्स टू हो जाएगा जैसे मान लीजिए वाष्प दाब अवनमन, तो डेल्टा P
पी प्रेक्षित, इसको मैं प्रे लिख रहा हूँ, तो डेल्टा पी प्रेक्षित डिवाइडेड बाय डेल्टा पी सैद्धांतिक। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास में क्वथनांक उन्नयन है तो डेल्टा टी बी प्रेक्षित डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी सैद्धांतिक। अगर हम हिमांक अवनमन निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी एफ प्रेक्षित डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक से निकाल लेंगे। और अगर परासरण दाब है तो पाई प्रेक्षित डिवाइडेड बाय पाई सैद्धांतिक। तो इन तरीक़ों से ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसके द्वारा आप विलयन के बारे में बता सकते हो। कंडीशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, अगर आई की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है तो आप ये कहोगे कि जो आपका विलयन है वो कैसा विलयन है, हमारा आदर्श विलयन है। और जब आदर्श विलयन होता है तो विलेय कणों का न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि अगर वांटा गुणांक का मान 1 आ जाता है तो वो विलयन कैसा होगा, अनादर्श विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा, समपराशरी विलयन होगा, कुछ भी इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप ध्यान रखना, अगर आई की वैल्यू अगर आपको 1 मिल जाती है तो वो विलयन कैसा होगा, हमारा आदर्श विलयन बोला जाएगा। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या है, अगर आई की वैल्यू जो है हमें 1 से ज़्यादा मिल रही है, अब 1 से ज़्यादा कब मिलेगी कि प्रेक्षित मान तो जो है वो तो है ज़्यादा और सैद्धांतिक मान क्या होगी आपके पास में कम, उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 से ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब जो विलय है, और ये कंडीशन कभी मिलेगी जब विलय का क्या हुआ हो, यहाँ पर वियोजन हुआ हो। तो आप ध्यान रखना, जैसे NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया था या कैल्शियम क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पर वियोजन होगा तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 से ज़्यादा। ये भी ध्यान रखना, वियोजन जो है जब भी होगा तो वहाँ पर आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 से ज़्यादा मिलेगी। कंडीशन नंबर 3 क्या है, अगर आई की वैल्यू 1 से कम आ जाती है तो हम कह देंगे कि विलय का वहाँ पर क्या हुआ है, संगुणन हुआ है, संयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ फॉर्मूला जो है वो भी हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर हमको आई की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपको आई की वैल्यू निकालनी है और आपको परासरण दाब जो है या कोई भी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको पहला जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारे पास में, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब में या आपेक्षिक अवनमन ले लेते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला क्या था, वो था आपके पास में P0, ठीक है, वो है आपके पास में डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू I इंटू XA। यही पढ़ा था हमने कहा था कि जो आपका वाष्प दाब में अवनमन है डिवाइडेड बाय शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वो आपके विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। बस आप इस मोल भिन्न को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर XA की जगह पर आपको वैल्यू दी हुई है, मोल संख्या दी हुई है, तो आप उसको रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल लेंगे, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास में वो है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन वाला जो केस है वो आपको दिया हुआ हो तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB बराबर क्या था हमारे पास में, मोललता KB इंटू था ना हमारे पास में, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आई से, तो आई इंटू KB इंटू मोललता। तो इस फॉर्मूला को यूज लेके हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा TB को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास था हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन निकालना है हमको। हिमांक अवनमन कैसे निकालते थे, डेल्टा TF निकालते थे ना, तो इसको क्या कर लेंगे, आई इंटू KF इंटू मोललता। इस फॉर्मूला को यूज लेके हम लोग क्या निकाल लेंगे, जो आपका डेल्टा TF है वो निकाल लेंगे, सैद्धांतिक जो प्रेक्षित जो मान है वो निकाल लिया जाएगा। और चौथा जो हमारे पास था वो था परासरण दाब। परासरण दाब, और परासरण दाब को किससे निकाला था हमने, पाई से, और फॉर्मूला क्या था CRT। तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू C इंटू R इंटू T। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमारा परासरण दाब की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में इसके प्रश्न जो है वो हमारे सामने आने वाले हैं जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 4 फॉर्मूला है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है हमें,
और यहाँ पर वॉन्टॉफ गुणांक अगर दे दिया जाए तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वस टू जो मोल भिन्न है विलेय की उसको हम किससे गुणा कर लेंगे, वॉन्टॉफ गुणांक आई से गुणा कर लेंगे। अगर हमें दे दिया जाए तो हम आई का मान रख लेंगे, वरना हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर उसको सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब आई की वैल्यू को कैसे निकाल लेंगे हम लोग, अब उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जाएगा तो या तो विलेय का विलायक में संगुणन होगा या विलेय का विलायक में क्या होगा, संयोजन होगा। तो दोनों ही कंडीशन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। चला देखते हैं जरा कि हमारे पास कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, और जब निकल जाएगा तो हम इन चारों फॉर्मूला में उसको पुट करके हमारा एक्चुअल आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जरा देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर किसकी, कि जो हमारे पास वॉन्टॉफ गुणांक है आई, और जो वियोजन होगा विलेय का उसका हमने गुणांक माना हुआ है, उसका वियोजन की मात्रा क्या मानी हुई है, अल्फा मानी हुई है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना विलेय हमारे पास क्या है, ए है, और जब उसका वियोजन हो जाता है तो वो आपको एन ए कणों में डिवाइड हो जाता है या टूट जाता है। ठीक है ना, जब ए कण है उसका क्या हुआ है, यहाँ पर वियोजन हुआ, और उस वियोजन से ये कितने कणों में टूट गया, एन कणों में टूट गया। जैसे हमने कहा था NaCl लिया, कितने कणों में टूटा था, वो 2 कणों में टूटा। कैल्शियम क्लोराइड लिया तो कितने कणों में टूटा, 3 कणों में टूटा। तो ए जो विलेय है उसका वियोजन हुआ तो कितने कण मिल गए मुझे, Na। ठीक है ना, और साथ में हमें एक चीज़ और मान लेते हैं, और वियोजन की मात्रा को क्या माना हुआ है, वियोजन की मात्रा वो कह देगा आपसे प्रश्न में कि 20% वियोजन मात्रा है, तो उसको क्या माना हुआ है, अल्फा। ठीक है, वियोजन की मात्रा हमारे पास क्या मानी हुई है, अल्फा मानी हुई है। प्रारंभिक मोल जो है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रारंभिक मोल जो विलेय के हैं वो हमने कितने मान लिए, 1 मोल माना हुआ है, और इसके कितने मोल होंगे, 0 मोल होंगे। ठीक है, नहीं हम जानते हैं जब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई, जब कण को हमने विलेय को डाला ही नहीं है विलायक में, तो वहाँ पर इसके तो पूरे मोल होंगे और इसके 0 मोल होंगे। जैसे ही प्रक्रिया चालू हुई तो आयनन के पश्चात, जब इसका आयनन हुआ, आयनन के पश्चात मोल, हम 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद देख रहे हैं, तो इसका जो मोल है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। जितना अल्फा अंश इसमें से कम हुआ उतना अल्फा अंश यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, एन अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख लिया जाएगा, एन अल्फा लिख लिया जाएगा। अतः अब हम आगे क्या बोलते हैं, अतः विलेय के प्रेक्षित मोलों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। प्रेक्षित मोलों की कुल संख्या बराबर ये प्लस ये, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसमें अल्फा कॉमन ले लेंगे तो एन इंटू ये हो जाएगा, अल्फा कॉमन लिया हमने इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस, ठीक है ना, सॉरी n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है, विलेय के जो सैद्धांतिक मोल है, बताओ सैद्धांतिक मोल कितने हमारे पास में, 1 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो विलेय के सैद्धांतिक मोल कितने हैं, विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, तो विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या हमेशा 100% होती है, मतलब 1 हो गई। ठीक है ना, अब हमें आई निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा कि जो हमारे पास प्रेक्षित मोल है डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मोल, यानी आयनन के पश्चात कणों की संख्या, कण बोल दो या मोल बोल दो, कणों की संख्या डिवाइडेड बाय आयनन के पहले या पूर्व कणों की संख्या। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है, अभी बताया था मैंने, आई बराबर प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, तो इस तरह रख लेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आयनन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है हमारे पास में, ये है, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि मैं क्या लिखता हूँ, या आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, आई का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आप बच्चों इस फॉर्मूला को ध्यान रख लेंगे। अगर हमें अल्फा का मान दे दिया जाए तो, और कणों को जो आपको विलेय दिया हुआ है उसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि वो कितने कणों में टूट गया होगा या जुड़ गया होगा। तो एन की वैल्यू वो हो जाएगी, एन क्या है, कणों की संख्या जो टूटे हैं या जो संगुणित हुए हैं, अल्फा हमारे वियोजन की मात्रा हो गई। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो कैसे करूँगा, या
हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ले आता हूँ i माइनस वन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू n माइनस वन, यानी कि या अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा i माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो ये जो फॉर्मूला है, हमें दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या कैलकुलेशन बता रहा है, अल्फ़ा की कैलकुलेशन बता रहा है, और जो पहला फॉर्मूला है वो हमें आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि आप लोग घर पे कर लोगे। सबसे पहले आपको आई का मान निकालना है, और आई का मान आप इस फॉर्मूला से निकाल लेना। उसके बाद में जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास में, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, या डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। अब ज़रा एक प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, के फॉर एफ ई सी एन होल 6। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल लिया भी था, कितने कण मिलेंगे आपको, 4 कण ये रहे और एक ये रहा, 5 कण मिलेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, 5 हो गई। के फॉर एफ ई सी एन 6 का 0.1 मोलर सांद्रता दी हुई है आपको, मोलर विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 46% आयनित होता है। अल्फ़ा दिया हुआ है, आयनित होता है। तो परासरण दाब निकालना है आपको क्या निकालना है, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको परासरण दाब निकालना है। सूत्र क्या था आपके पास में, हिंट बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। हिंट क्या है, पाई बराबर क्या फॉर्मूला है, आई इंटू सी इंटू आर टी, ये हमारा फॉर्मूला है। बताओ सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आई। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है। इसका क्या होगा, यहाँ पर वियोजन होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। पहले आई निकाल लेना। सी आपको प्रश्न दी हुई है, सी की वैल्यू 0.1 है। आर की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है 0.082 एटीएम केल्विन। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू रख देंगे आप। टी जो है वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ना है आपको, 273। तो वैल्यू काय में आ जाएगी आपकी, केल्विन में। ठीक है ना, तो वो सब वैल्यू रख देना, और किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में, पाई की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 46%, यानी 46 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू कितनी होगी, 0.46। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब बाकी प्रश्न तो आप सोल्व कर ही सकते हो जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसको सोल्व करके बता देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मैंने इसको सोल्व किया और इसका आंसर इतना आया। ठीक है, पाई निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू काय में आएगी आपकी, एटीएम में आएगी। ठीक है ना, इसका मात्रा काय में आएगा, एटीएम में आएगा, तो आप मुझे बता देंगे। अब इसके दूसरे केस की बात करते हैं, वांटो गुणांक आई। अब वियोजन की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, संगुणन। वियोजन की जगह क्या लिखने वाले हैं, संगुणन की मात्रा लिखेंगे उसको अल्फ़ा से ही। ठीक है, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वांटो गुणांक आई और संगुणन की मात्रा अल्फ़ा में संबंध। माना हमारे पास जो विलय है वो तो ए है। अब इसके हमने कितने कण लिए, एन कण। जैसे एसिटिक हम लिया तो कितने कण लिए थे वहाँ पे, 2, तो 2 का संगुणन हुआ था, तो वो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ 2 हो जाएगी। तो एन कणों का जब क्या होगा, संगुणन होगा। ठीक है, उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर संगुणन हो रहा है, तो उससे जो कण मिलेंगे वो एन टाइप के मिलेंगे, उस पर जुड़ जाएंगे वो। ठीक है ना, तो प्रारंभिक मोल कितना माना मैंने, 1 मान लिया, और इसका कितना होगा, 0। अब आयनन के पश्चात, अब आयनन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, संगुणन। ठीक है, मैंने मिटाया नहीं है ताकि वो मुझे सुविधा रहे। तो संगुणन के पश्चात मोल इसके तो कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, और इसके कितने हो जाएंगे, अल्फ़ा अपॉन एन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा अपॉन एन आ जाएगी। अब हम इसको शुरू कर देते हैं। अतः विलय के प्रेक्षित मोलों की कुल संख्या ये प्लस ये, यानी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गई। विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या हमारे पास 1 ही थी। चूँकि आई कैसे निकालते हैं, प्रेक्षित डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक, यानी आयनन की जगह हम क्या लिख लेंगे, संगुणन। तो संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन के पहले कणों की संख्या। अब बताइए जरा, संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या थी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन डिवाइडेड बाय 1, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको, और आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन जो है इसको लिख लिया जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा अपॉन एन मैंने इसको लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये एन इधर आ जाएगा मेरे पास में, एलसीएम ले लेंगे इसका, और इसको से क्या हो जाएगा, एन आई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में एन माइनस एन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा।
ठीक है ना, n माइनस एन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा एन आई हो जाएगा हमारे पास में। इसको मैं इधर ले आता हूँ, और एन आई माइनस एन, ठीक है, एन आई माइनस एन बराबर, ये तो इधर आ चुका था, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, अल्फ़ा माइनस एन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ मैंने n को कॉमन लिया, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ मैंने n को कॉमन लिया हुआ है, और n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा i माइनस वन बराबर, और यहाँ मैंने अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो ये अल्फ़ा को मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो 1 माइनस एन जो है वो ये हो जाएगा 1 माइनस एन, और ये अल्फ़ा, ठीक है। और ठीक है, तो हमारे आई निकालने का फॉर्मूला तो ये है ही सही, तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है आई निकालने के लिए। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा n इंटू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो इस दूसरी इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें n का पता होगा, n का पता हो और हमें किसका पता हो, i का पता हो, तो अल्फ़ा भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको i निकालना होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, ठीक है ना। अब इसका भी लिए भी जो है एक प्रश्न जो है वो दिया हुआ है आपके पास में, तो आप इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आपके पास में प्रश्न ये है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल है, उस बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन में घुला हुआ है विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है, यानी डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है, जो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा यानी क्या पूछा जा रहा है, अल्फ़ा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब बेंजीन के लिए जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, बेंजीन के लिए जो KF की वैल्यू है, KF वो गिवन है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, ठीक है। डेल्टा TF जो है हिमांक अवनमन आपको दिया हुआ है, KF आपको दिया हुआ है, मोललता का सूत्र में आप जाएंगे तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू WB, ठीक है। इस फॉर्मूला में जाकर के आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, MA। तो जो आप ये MA निकालेंगे वो आपका बेंजोइक अम्ल का क्या निकलेगा, प्रेक्षित अणुभार जो है वो आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो आपको उसका क्या निकालना होगा, सैद्धांतिक जो अणुभार है वो आपको पता होना चाहिए। जो बेंजीन है उसका जो बेंजोइक अम्ल का जो सैद्धांतिक अणुभार होता है, सैद्धांतिक अणुभार जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 122, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना इसका अणुभार कितना आएगा, 122 आएगा। अब मुझे पहले I निकालना होगा, I बराबर, अब ये अणुभार की बात आ रही है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, क्योंकि अणुभार जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुभार डिवाइडेड बाय प्रेक्षित अणुभार, ठीक है। प्रेक्षित वाला आप यहाँ से निकाल ही देते हैं, सैद्धांतिक मैंने आपको बता ही दिया, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका I निकल जाएगा। जब आपका I निकल जाएगा, मान लीजिए आपका I निकल के आ गया X, ठीक है, वो X निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, N की वैल्यू आपको पता है, बेंजोइक अम्ल का द्विगुण होता है तो N कितना होता है, उसका 2 होता है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा निकालना है, और अल्फ़ा का फॉर्मूला ही बताया हुआ था, अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है N इंटू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस N। तो इस फॉर्मूला को लगा करके आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका अल्फ़ा। N जो है मैंने बता दिया 2 होता है, I की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर ही लेंगे, N आपका 2 है ही, ठीक है। तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर अल्फ़ा कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग जो है असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, हमारा ये चैप्टर ये पूरा होता है, जितने न्यूमेरिकल कराए गए हैं आप उसको सावधानी से कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा नया चैप्टर होगा, तो आप तैयार रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।